जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद होता है कॉलेजियम में जजों की भर्ती में, मैं इस चीज को 101% मानता हूं कि भाई भतीजावाद होता है, लेकिन उसका जो दायरा है, दायरा बहुत कम है, सीमित है। क्योंकि एक व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जज है या उस कॉलेजियम प्रणाली में सदस्य है, तो उसके कितने रिश्तेदार होंगे, कितने जान पहचान के लोग होंगे? 1000, 2000, 5000, इससे अधिक तो नहीं होंगे। 5000 का ही तो उसका दायरा होगा हर एक व्यक्ति का। लेकिन अगर यह जिम्मेदारी अगर सरकार को दे दिया जाए, तो सरकार का तो पूरे देश में नेटवर्क है, पूरे देश में उसका दायरा है, पूरे देश में उसके संगठन के लोग हैं, पूरे देश में उसके व्यक्ति हैं। तो सरकार का दायरा तो पूरे देश भर में है और एक व्यक्ति का दायरा सिर्फ सीमित है। तो आप उतना भाई भतीजावाद जितना सरकार करेगी उससे तो कम ही कॉलेजियम में होगा, निश्चित रूप से कम होगा। आप जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति माने उस पद पर है वो अपने समाज के लोगों को नियुक्त करेगा, ये आपका 101% कहना सही है। तो इसके लिए सरकार नियम बनाए ना, सरकार को ना नियम बनाना है। नियम बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो नियम जो बना हुआ है उसको किस आधार पर खारिज किया गया? ये आधार दिए है ना, ये अतार्किक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। नहीं, नियम तो बना ही नहीं है। संविधान में नियम नहीं है कि जजों की नियुक्ति में रिजर्वेशन दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। जजों में नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही है प्रतिनिधिक होना चाहिए किसी भी स्थान पर। इसको राष्ट्रपति विचार करेगा। और जहां तक सहमति की बात है तो सहमति गलत है। वो क्या विचार करना चाहिए, जो कि जजों से विचार ही नहीं, जज लोग लिस्ट देंगे, उन्हीं के पास सही जानकारी है। ये मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं यहाँ पर कि वो उनको ही जानकारी है और सही जानकारी होती है, इसलिए वो लिस्ट दें। लेकिन उसमें सारे वर्ग के लोग होने चाहिए। उस पर राष्ट्रपति विचार करेगा। 25 लोगों की जज की नियुक्ति करनी है, 100 लोगों को लिस्ट जारी करे। वही चीज तो हम कह रहे हैं कि जो आप प्रतिनिधित्व का मामला बता रहे हैं, प्रतिनिधित्व के लिए सरकार कानून बना दे कि आप जो सूची भेजेंगे उस सूची में इतना जनरल के रहेंगे, इतना एसटी के रहेंगे, इतना एससी के रहेंगे, इतना ओबीसी के रहेंगे। तो वो जो सूची भेज रहे हैं, मान लीजिए 10 लोगों की भेज रहे हैं, तो 10 में से 7 जनरल हो गए, 3 एसटी हो गए, 3 एससी हो गए या 3 ओबीसी हो गए। तो ये सूची भेज दें और उस सूची में के हिसाब से जिनको सिलेक्शन करना हो उसी प्रतिनिधित्व के आधार पर अपना सिलेक्शन कर ले। तो यह काम तो सरकार का है, नियम बनाने का काम सरकार का है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, नियम नहीं बना सकती। अब आप दबाव डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट प्रतिनिधित्व लाए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कैसे लाएगी जब प्रतिनिधित्व का मामला संविधान में है? ये नहीं है। नहीं, हर वर्ग की लिस्ट तो जारी कर सकता है। नहीं है, संविधान के 214 ये जो प्रावधान है, और 217 में आप दिखा दीजिए कहां है। वो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। हाँ, तो नहीं लिखा है तो उसको लिखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उसको आज संसद लिख सकती है। संसद लिख सकती है। हाँ, वही चीज तो हम कह रहे हैं। नहीं तो कि संसद उसमें अमेंडमेंट करे, अमेंडमेंट करके प्रतिनिधित्व का मामला ले आए। उस प्रतिनिधित्व के मामले के हिसाब से कॉलेजियम अगर काम न करे तब तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, कॉलेजियम गलत है। तो भाई पहले नहीं लिखा है तो लोकतंत्र का फार्मूला ही है प्रतिनिधित्व। नहीं, तो उस पर सिर्फ आप सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि लोकतंत्र का फार्मूला प्रतिनिधित्व जहां है वहां लिखा है। प्रतिनिधित्व विधायिका में है, विधायिका में लिखा है, विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी संविधान को लिखते समय बाबा साहब ने इस बात को दुख के साथ व्यक्त किया था कि यदि संविधान में थोड़ी सी कमी भी है तो वह बहुत अच्छा संविधान हो जाएगा, जबकि उसको उस संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नियत वाले होंगे। तो अच्छे नियत वाले हैं तो अमेंडमेंट करे, क्यों नहीं? नहीं तो सरकार अमेंडमेंट करे। नहीं तो सरकार किसकी है? सरकार भी मैं देख रहा हूं उन्हीं की है, और न्यायपालिका में उन्हीं का है। आप डायरेक्ट इस तरह से कर रहे हैं कि सरकार उनकी है, तो सरकार उनकी है तो आप कॉलेजियम को कैसे गलत मान सकते हैं? कॉलेजियम तो जो नियम बना है, जो संविधान में प्रावधान है उसी के तहत कर रहा है। आज अगर कॉलेजियम हटा के एनजीएसए ला दिया जाए तब तो वो और खतरनाक हो जाएगा। नहीं, खतरनाक नहीं होगा। ये दोनों मिलकर के काम करें फिर इस दिशा में। वो पहले सरकार के अधीन था और आज न्यायपालिका अपने अधीन ले लिया, राष्ट्रपति को खारिज कर दिया और संसद को भी खारिज कर दिया है।
इनका कोई हक अधिकार है ही नहीं है, जबकि उनका ही अधिकार। ये कॉलेजियम संविधान सभा में आया था और उसको खारिज किया गया है, तो वो विचार करके ही उस समिति में, मालूम है भारत के ऐसे ऐसे दिग्गज लोग थे, नेहरू जी थे, कृपलानी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उस समय के मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह, ये जिन्ना वगैरह, ये सारे लोग संविधान सभा में थे। ऐसे दिग्गज लोगों के द्वारा जिस धारा को खारिज किया गया, उस धारा को सुप्रीम कोर्ट ले आया। किस हिसाब से? ये दोनों को हम गलत मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट गलत है, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी यहां गलत है। यदि संसद गलत है, राष्ट्रपति गलत है, तो वो कहां से सही है? नहीं, संसद प्रतिनिधि तो हमारा जारी कर रहा है। संसद गलत होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसी बातों पर अमल करेगा जो संविधान में लिखा है, संविधान के विपरीत किसी बात पर अमल नहीं करेगा। अब संविधान में वो चीज लिखा नहीं है, उस चीज को आप जोर डाल रहे हैं कि कॉलेजियम उसको लागू करे, कैसे? आज का डिबेट बहुत लंबा हो रहा है, इसको आगे के वीडियो में हम लोग पूर्ण करने का कोशिश करेंगे कि आखिर कॉलेजियम और एनजेएससी में कौन महत्वपूर्ण है। आज अब चूंकि ये बहुत लंबा हो गया, इसलिए आज हम आपको अपने चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग डिबेट करेंगे कि आखिर